आज की इस नई कहानी की शुरुआत में हमें मेन लीड लोयन को दिखाया जाता है। मस्त बॉडी के साथ वो अंडरग्राउंड फाइटिंग कर रहा था। वो उस फाइट को जीत भी रहा था। वहाँ इस फाइट को देखने के लिए कहानी की फीमेल लीड ईजू आई हुई थी। असल में वो अपने लिए एक बॉडीगार्ड हायर करना चाह रही थी। दैट्स वाई वो अंडरग्राउंड फाइटिंग एरिया में आई हुई थी। उसे पहली नज़र में लोयन पसंद आ जाता है। अब लोयन पसंद आता है या उसका टैलेंट, ये तो वही बताए, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो लोयन को हायर करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ ईजू का फियोंसे हु भी यहाँ पर आया हुआ था। वो यहाँ पर ईजू से शादी करना चाहता था, लेकिन ईजू इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। फैमिली की मजबूरी की वजह से वो उससे इंगेज होने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन अब सिचुएशन अलग था। वो फाइट लोयन जीत जाता है। जैसे ही वह यहाँ से जा रहा था, जीतने के बाद ईजू उसके ऊपर अपना कॉइन फेंक देती है, यानी कि उसने यहाँ पर लोयन को बाय कर लिया था। अब लोयन हाँ कहेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। कहानी यहाँ से कुछ दिन पहले जाती है, जहाँ पर कि ईजू के डैड कोमा में थे। उनके ये सडन कोमा में जाने की वजह से सारी जिम्मेदारी वो ईजू को वार्न करता है कि जो वो रास्ता चूज कर रही है वो गलत है और उससे हेल्प के लिए उसी के पास लौट करके आना पड़ेगा। ये कह के वो फ़िलहाल के लिए वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद लोयन ईजू से पूछता है कि वो अब तक यहाँ पर क्या कर रही है। ईजू से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड का काम करो जब तक कि मेरी कंपनी की वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। लोयन उसे कहता है, और अगर मैं ना करना चाहूँ तो? क्योंकि लोयन की आइडेंटिटी अलग थी। वो एक रिच बॉस था, लेकिन वो शौक के लिए अंडरग्राउंड फाइटिंग किया करता था। उसके फादर उसे फोर्स करते थे किसी और लड़की से शादी करने के लिए। दैट्स वाई वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करके मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर जाया करता था, और ये बात ईजू को पता नहीं था। वो तो लोयन को एक नॉर्मल बॉडीगार्ड ही समझ रही थी, नॉर्मल फाइटर ही समझ रही थी, जो कि फाइटिंग किया करता था, बॉक्सिंग किया करता था। लोयन वैसे तो ईजू के ऑफ़र को रिजेक्ट करने वाला था, लेकिन तभी उसकी नज़र जाती है ईजू के बर्थ मार्क पर। वो फ्लावर का जो बर्थ मार्क था वो लोयन को उस वक्त का याद दिलाता है जब 7 ईयर बिफोर वो इंजर्ड था, रोड साइड था, और ईजू ही आकर के उसे प्रोटेक्ट की थी, उसे हॉस्पिटल पहुंचाई थी। जब लोयन को ये बात ध्यान आता है कि वो ईजू ही है जिसने उसकी जान बचाई थी, तो वो ईजू की बात मान जाता है। हालांकि ईजू को नहीं पता था कि वो जिसे अपना बॉडीगार्ड बना रही है वो किसी मिशन की वजह से ईजू के साथ जा रहा है, और ये मिशन शुरुआत में प्यार तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ वो हमें आगे पता चलेगा। लोयन उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है, और ईजू उसे अपना फर्स्ट पेमेंट देती है। कहती है उससे थोड़ी डिस्टेंस बना करके रखने के लिए। इधर हो उस अंकल से बात कर रहा था। वो अंकल थोड़ा परेशान था कि कहीं ईजू सच में कंपनी के लिए कुछ अच्छा ना कर बैठे हो। उसे कहता है, डोंट वरी अंकल, वो हमारे खिलाफ नहीं जा सकती है। उसके डैड अभी हॉस्पिटल में है ना, और एट द एंड ईजू को हमारी ही बात माननी पड़ेगी। हालांकि उसके अंकल को भरोसा नहीं होता है कि वो एक्चुअल में ईजू को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसके इस कॉन्फिडेंट बातों में वो 2 मिनट के लिए आ ज़रूर जाता है। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि ईजू ने हुओ को हॉस्पिटल पहुंचाने का मिशन दिया था। हुओ ने ईजू से रिलेटेड कुछ कॉन्ट्रैक्ट मंगाए थे इलीगल तरीके से, और वो बंदा हुओ को वहां पर देने के लिए आता है, लेकिन असल में वो लोयन ही था जो कि मास्क लगा करके यहाँ आया हुआ था। ईजू ने हुओ की पिटाई लगा देता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। कहीं ना कहीं अब तक हो को इस बात का डाउट नहीं था कि वो जिस इंसान से मिलने के लिए गया है वो ईजू की तरफ से ही भेजा गया उसका बॉडीगार्ड लुयन है। जो लुयन था वो हो का वो फ़ोटो क्लिक करके ईजू को भेजता है और कहता है कि तुम्हारा पहला मिशन कंप्लीट हो चुका है। हो फ़िलहाल हॉस्पिटल में है। अगले सीन में हमें ईजू को दिखाया जाता है जो कि हो से मिलने के लिए हॉस्पिटल में गई हुई थी। वो उसे देखते ही कहता है, वैसे तुमने जो बॉडीगार्ड भेजा था ना मेरी पिटाई लगाने के लिए, वो पावरफुल तो है, लेकिन तुम जितना मेरे खिलाफ जाओगे उतना ही तुम्हारे डैड की ज़िंदगी खतरे में आने वाली है। ये तो तुम अच्छे तरीके से ही समझ गई होगी।
तुम्हारे डैड कल का सुबह देखेंगे या नहीं ये तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। आई होप कि अगली बार तुम कोई ऐसी गलती नहीं करोगी जिस वजह से कि तुम्हारे डैड को मुझे परेशान करना पड़े। अभी जो ये जानती थी कि वो ऐसा कर सकता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग था और वो उसे परेशान और उसके डैड को परेशान कर सकता था। ही हु उसे कहता है कि देखो मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम शांति से शादी करके ऑबिडेंटली मेरे साथ रहो, लेकिन ये जो ऐसा मना कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही हुओ को यहाँ पर काफ़ी गुस्सा आता है। गुस्से में वो जो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उसकी कुछ फेक इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पर लीक करने के लिए बोल देता है। वो ईजू को परेशान करना चाहता था ताकि वो हार मान करके एट द एंड उसके पास आ जाए। उसके साथ जा रहा था ड्राइव करते हुए। ये जो सो रही थी वो उसे कुछ देर आराम ही करने के लिए छोड़ देता है, फिर प्यार से उठा करके वो सेंधा कमरे में लेकर के जाता है और वही जो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे ज़रूर ही एनी हाउ प्रोटेक्ट करेगा। अगली सुबह जब बीजू की नींद खोलती है तो देखती है कि वो लोयन के घर पर है। उसने उसके लिए मैसेज छोड़ा था कि ये उसका फ्लैट है और उसका पासवर्ड भी उसने लिखा था। ये जो सोचती है कि वह पूरी तरीके से किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकती है, उसे खुद पे कंट्रोल रखना होगा और पहले अपना काम पहले पूरा करना होगा। तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है हो कि इस मैटर की वजह से जो कुछ भी तमाशा हुआ था अब ईजू के लिए बड़ी मुसीबत हो गई थी, क्योंकि उसकी इस प्रोजेक्ट के बारे में फेक इन्फॉर्मेशन जो लीक हुआ था ईजू को ये संभालना थोड़ा मुश्किल होने वाला था। ये सब कुछ ईजू के लिए फर्स्ट टाइम था, उसने पहले कभी भी कंपनी नहीं संभाला था और अभी तो वो कंपनी ऑलरेडी इतनी मुसीबत में है और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम उसके सर पर आना। दूसरी तरफ लुयन अपने कंपनी में था, वहाँ पर उसके असिस्टेंट को वो बोल देता है कि अगले कुछ महीनों के लिए वो रेगुलर कंपनी नहीं आएगा तो वो चीज़ों को संभाल ले। फिलहाल ईजू के बारे में उसे पता चलता है तो वो उसका हेल्प करने के लिए निकलता है। वहीं दूसरी तरफ ईजू प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी जो कि सबको बताने का कोशिश कर रही थी कि ये सब कुछ फेक है, लेकिन कोई उसकी बातों को ट्रस्ट नहीं कर रहा था। लुइन भी वहाँ पर पहुँचता है। जो उसके अंकल थे वो सबको बोल रहे होते हैं कि ईजू झूठ बोल रही है और ये सारी इन्फॉर्मेशन फेक है। इसके डैड के कोमा में जाने से पहले मैंने उन्हें वार्न किया था कि प्रोजेक्ट में सस्ती चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करने के लिए, लेकिन उसके डैड ने ये बात नहीं माना। वो सारा ब्लेम ईजू के डैड पर डाल रहे थे और उन्हें ही बदनाम करने का कोशिश कर रहे थे। जो रिपोर्टर्स थे उनमें से कुछ यहाँ पर उनके तरफ से हायर किया हुआ था और वो लोग ईजू को ही ये सारी फेक चीज़ें बनाने का जिम्मेदार मान करके दवाइयों को उसके ऊपर फेंकने लगते हैं। वो जाकर के उसे बचाने की एक्टिंग करता है और ईजू से कहता है मैंने कहा था ना मैं तुम्हारा फियांसे हूँ और मैं तुम्हें ज़रूर प्रोटेक्ट करूँगा। वो यहाँ पर पब्लिक को कहता है मुझे ईजू पर पूरा भरोसा है और ये सब कुछ चीज़ें झूठ है। उसका अंकल कहता है वो तुम्हारी फियांसे है इसलिए तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो ना। ईजू जानती थी कि ये सब कुछ इनका चाल है सिर्फ अच्छा बनने का, लेकिन अभी प्रेजेंट में उसके पास कोई भी सबूत नहीं था ताकि वो ये प्रूफ कर सके कि ये सब कुछ गलत है। वो ईजू को अभी भी ऑफ़र देता है ये ड्रामा छोड़ो सीईओ बनने वाला और मेरे साथ चलो, लेकिन ईजू इस चीज़ के लिए मना कर देती है। तभी वहाँ पर बीच में लुयन आता है और वो को कहता है जब वो तुम्हें मना कर रही है तो फिर क्यों परेशान कर रहे हो और किसने कहा कि ईजू के पास इस बात का सबूत नहीं है। लुयन ईजू को एक वीडियो देता है और उसे प्ले करने के लिए बोलता है। जैसे ही वो वीडियो प्ले होता है वहाँ साफ हो जाता है कि फेक इन्फॉर्मेशन फैलाने वाला कोई और नहीं ईजू का अंकल ही है। असल में ये खुद अपनी मर्जी से भी नहीं करना चाहता था, लेकिन हो ने उसे ब्लैकमेल किया था उसके बेटे को लेकर के, इसी वजह से मजबूरी में उसने ऐसा किया था। अब ये काम करने के लिए उन्हें जेल भेज दिया जाता है। ईजू लुयन को थैंक्स बोलती है। वो यहाँ पर अब लुयन से बहुत ही चिढ़ने लगा था। ईजू उसे कहती है मुझे ना तो कभी तुम्हारी ज़रूरत थी और ना ही कभी तुम्हारी ज़रूरत पड़ने वाली है। ये कह के वो लुयन को वहाँ से लेकर के जाती है। अब जो वो था गुस्से में वो अपने बंदे को कहता है इस लुयन के बारे में पता लगाओ ये है कौन और किस मिशन से यहाँ आया हुआ है। उसे डाउट था कि लुयन की आइडेंटिटी कोई नॉर्मल नहीं है। बाहर जाकर के ईजू से कहती है
तुम सच में अंडरग्राउंड फाइटर ही हो ना? तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से है? लोहिन उसे कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। आगे बढ़ के वो पहली बार ईजू को फॉरहेड पर किस करता है। ईजू के तो टमी में बटरफ्लाई फील होने लगता है। वो थोड़ी कन्फ्यूजन में थी कि अभी लोहिन के इस बिहेवियर पर वो क्या रिएक्ट करे, लेकिन कुछ वो बोलती नहीं है। आफ्टर दैट लोहिन ईजू को वहाँ से लेकर के जाता है। दूसरे सीन में हमें लोहिन की सो कॉल्ड फियांसे जीजी को दिखाया जाता है। उसे पता चला था कि लोहिन अपनी आइडेंटिटी हाइड करके ईजू के लिए क्या कुछ कर रहा है और अब वो अपने हक की चीज़ें वापस लेना चाहती थी। वो सब कुछ ईजू के बारे में पता लगाने के लिए अपने सेक्रेटरी को बोलती है। वो इतनी आसानी से लोहिन को छोड़ने नहीं वाली थी। वहीं दूसरी तरफ ईजू अपनी कंपनी में थी और लोहिन का फ्लर्टिंग बिहेवियर फुल ऑन चल रहा था। ईजू खुद को संभाले हुए थी। वो लोहिन से प्यार नहीं बिहेव करना चाहती थी और लोहिन की ही कंपनी में डील ज्वाइन करने के लिए जाती है। उसका सेक्रेटरी सब कुछ हैंडल आउट करता है। लोहिन ने पहले ही समझा दिया था कि ईजू को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ईजू नोटिस करती है लोहिन की कंपनी की तरफ से उसे बहुत ही अच्छे कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर मिले हैं। वो तुरंत ही साइन कर देती है इस कॉन्ट्रैक्ट पर। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से निकल रहे थे, लोहिन की फियांसे जीजी यहाँ पर आ जाती है। लोहिन को लगता है कि कहीं वो उसका पोल ना खोले, लेकिन वो ईजू से फॉर्मली बात करती है और वहाँ से चली जाती है। लोहिन यहाँ पर थोड़ा सा चैन का सांस लेता है। वो नहीं चाहता था कि फ़िलहाल ईजू को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चले। वो एक मिशन की वजह से ईजू के पास आया था। अनटिल उसका ये मिशन कंप्लीट हो जाए वो अपनी आइडेंटिटी नहीं पता लगाने देना चाह रहा था। ईजू यहाँ पे लोहिन से पूछती है क्या वो जीजी को जानता है। लोहिन कह देता है कि नहीं, वो उसे नहीं जानता है। ईजू यहाँ पर जेलस होने लगी थी। लोहिन आगे बढ़ के ईजू के हाथ पर प्यार से किस कर लेता है। ये सब कुछ ईजू के दिल में ये जता रहा था कि लोहिन उसे पसंद करता है। इधर दूसरी तरफ हम लोग हू को देखते हैं। जैसे कि लोहिन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता चल पाता है, सिर्फ इतना ही जो कि वो सामने से देख रहा है। लेकिन वो जानता था कि लोहिन की आइडेंटिटी को छुपाया गया है और चीज़ें इतनी सिंपल नहीं हैं जितने सिंपल तरीके से यहाँ पर इन चीज़ों को दिखाया जा रहा है। इधर ईजू घर पर बैठ करके लोहिन के बिहेवियर के बारे में अभी सोच ही रही थी। तभी वहाँ पर दो गार्ड्स आते हैं और अचानक से ईजू को बेहोश करके वहाँ पर से लोहिन के ऊपर फेंक रहा था और उसके सर पर चोट लग जाता है। ये देख करके ईजू काफ़ी घबरा जाती है और वह जल्दी जल्दी लोहिन को हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। लेकिन जाने से पहले लोहिन यहाँ पर हुओ की पिटाई लगाने के बाद ईजू को वहाँ से लेकर के जाता है। दूसरी तरफ जो लोहिन था वो कुछ गार्ड्स को लोहिन के पीछे लगा देता है, वो उसकी पिटाई लगाने के लिए और उसे सबक सिखाने के लिए। इधर ये सारे इन्फॉर्मेशन जीजी तक पहुंचता है और अब वो समझ जाती है कि लोहिन ईजू से प्यार करता है, इसी वजह से वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। वो लोहिन की ही कंपनी के ईजू की कंपनी को इंसान को कॉल करती है जो कि धोखेबाज था और वो पैसे के लिए जीजी से बिकने के लिए तैयार था। वो अब ईजू को परेशान करने का डिसाइड करती है, लेकिन वो इतनी आसानी से लोहिन की सच्चाई उसे फ़िलहाल पता नहीं लगने देने वाली थी। वो धीरे धीरे करके ईजू को लोहिन की लाइफ से निकालने वाली थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर लोहिन का ट्रीटमेंट करते हैं। ईजू लोहिन पर गुस्सा करते हुए कह रही है वो दोबारा ऐसा कोई भी हरकत नहीं करेगा। आज उसके सर पर चोट लगा है, अगर उसे कुछ हो जाता तो वो उसे माफ़ नहीं कर पाती। लोहिन आगे बढ़ के ईजू को किस करता है और कहता है कि वो बॉडीगार्ड है और ईजू को प्रोटेक्ट करना ही उसका काम है। शायद ईजू ही ढक्कन है, बॉडीगार्ड का मतलब नहीं समझती है। लोहिन ने थोड़ा सा प्यार दिखाया गया वो बंदी को तो सच में लोहिन से प्यार हो गया। इधर दूसरी तरफ जीजी उस बदमाश इंसान से मिलने पार्टी में कॉर्नर करना चाह रहा था। उसे पास लेकर के जाता है और उसे कहने का कोशिश करता है कि तुम मेरी प्यार को क्यों नहीं समझ रही हो। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर ईजू से साफ तौर से कह देती है देख भाई, तू मुझसे प्यार नहीं करता है तो बस मुझे लेकर के ऑब्सेस है। अगर तू मुझसे प्यार करता है तो तू मेरी प्रॉब्लम को, मेरी सिचुएशन को समझता, लेकिन सिर्फ तू अपना ऑर्डर मुझ पर थोपना जानता है। तभी वहाँ पर लोहिन आ जाता है और वो हू को डांटने लगता है और उससे फाइट करने लगता है। कहता है कि तुम ईजू को परेशान मत करो। लोहिन के आने से ईजू को थोड़ी और हिम्मत यहाँ पर मिलती है और वो हू को क्लेरिफाई कर देती है अगर ये प्रॉब्लम कंपनी की सॉल्व हो गई तब तो अच्छी बात है और नहीं हुई तब भी वो हू के साथ रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद करेगी। इस चीज़ से हू और ज़्यादा ट्रिगर कर जाता है और वह ईजू को लेकर के और ज़्यादा ही ऑब्सेस हो जाता है।
वो लुयन को लेकर के वहाँ से बाहर निकलती है। वो को बहुत ही गुस्सा आने लगता है कि आखिरकार उसमें क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से ईजू उसे नहीं चूज कर रही। और घर जाने के बाद लुयन यहाँ पर ईजू को छेड़ते हुए कहता है क्या वो सच में उसके साथ रहना चाहती है। ईजू हाँ कह देती है। तभी उसे जीजी का मैसेज आता है और वो उसे कहती है कल मुझसे अकेले मिलो, मैं तुम्हें लुयन की असली आइडेंटिटी बताना चाहती हूँ। वो लुयन को बिना बताए ही जीजी से मिलने के लिए चली जाती है। वहाँ जा कर के वो उसे ड्रिंक ऑफ़र करती है और बताती है कि असल में वो मेरा बचपन का दोस्त है, मैं इतनी अमीर हूँ, ऑब्वियसली वो गरीब तो होगा नहीं, वो इस कंपनी का सीईओ है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम इन चीज़ों को देख सकती हो। वो उसे कुछ प्रूफ्स देती है जिससे कि ईजू को पता चल जाता है कि लुयन असल में इस कंपनी का सीईओ है, वो कोई नॉर्मल अंडरग्राउंड बॉक्सर नहीं है। वो उठ के वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे चक्कर आने लगता है। जीजी ने उसे किडनैप कर लिया था। वो कहती है तुम्हारी वजह से लुयन मुझे अब भाव नहीं देता है। उसने हुओ को यहाँ पर बुला लिया था। हुओ का प्लान था कि वो ईजू के साथ इंटीमेट होगा ताकि वो उससे शादी करे। तक ईजू को ढूंढते हुए लुयन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो हुओ और जीजी की हरकत से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा था। गुस्सा तो ईजू भी थी क्योंकि लुयन ने अपनी आइडेंटिटी जो यहाँ पर छुपाई हुई थी। लुयन ईजू को जैसे तैसे करके पहले वहाँ से प्रोटेक्ट करके उसे लेके जाता है। वो बाद में उन दोनों को सबक सिखाएगा। इधर हम लोग हु के डैड को देखते हैं जिन्हें कि पता चल जाता है कि लुयन वही बंदा है जिसे कि वो 7 साल पहले मार देना चाहते थे, लेकिन वो जिंदा बच गया था। असल में इन सब का से जिम्मेदार जो कुछ भी ईजू के डैड के साथ हुआ वो खुद हु के डैड है। लेकिन ये बात ना तो ईजू को पता है और ना ही उसके डैड को पता है। वो हु को पीटते हुए लुयन से दूर ही रहने के लिए कहते हैं क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गया है और अगर वो ईजू का हेल्प करना चाहे तो फिर उनका भी पोल खुल जाएगा। अब हु के डैड दिमाग लगाते हुए लुयन और ईजू को अलग करने का प्लान करते हैं ताकि यहाँ पर उनका प्लान एट द एंड सक्सेसफुल हो सके। इधर ईजू को आँख खुलता है तो वो देखती है लुयन उसका फिक्र कर रहा है। लुयन ईजू को कुछ समझाने का कोशिश करता है कि आइडेंटिटी छुपाने के पीछे क्या रीज़न था, लेकिन ईजू कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी और वो अपने डैड से मिलने के लिए चली जाती है। अपने डैड के साथ वो कुछ वक्त बिताती है। तभी हुओ के डैड यहाँ पर आ जाते हैं। वो हुओ के बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी मांगते हैं और बातों को घुमा फिरा करके ईजू को बताने लगते हैं 7 साल पहले तुम्हारे डैड को जान से मारने का कोशिश जिस लड़की ने किया था उस लड़की के हाथ पर एस का टैटू बना है। ईजू को याद आता है वो एस का टैटू तो लुयन के बॉडी पर उसने देखा था। क्या वो लुयन ही है? क्योंकि लुयन की आइडेंटिटी भी अमीरों वाली है। उसने ऑलरेडी उसे झूठ बोला है। वैसे तो वो इस बारे में हुओ के डैड को कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन अब खुद ही इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी। जो शक का बीज हुओ के डैड को बोना था लुयन और ईजू के बीच, वो तो उन्होंने कर दिया था। वो लुयन के पास जाती है और पूछती है क्या 7 साल पहले मेरे डैड को हंट करने में तुम्हारा हाथ है? लुयन पूरी तरीके से सच्चाई को भी रिवील नहीं करना चाहता था, इससे ईजू की जान खतरे में आ जाती। इसी वजह से बस वो उसे आधा सच बताता और कहता हाँ लेकिन मेरा भरोसा करो, मैं कभी भी तुम्हारे डैड और तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ कुछ वक्त चाहिए जिससे कि मैं तुम्हारे सामने इन बातों को पूरा क्लियरली एक्सप्लेन कर सकूँ। ईजू कहती है मैं तुम्हें फायर करती हूँ, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, अपने ही डैड के किलर को मैं यहाँ पे अपने साथ रख रही हूँ। मुझसे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई नहीं होगा। लुयन अपने डैड से ईजू को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहा था। अगर उन्हें गलती से भी भनक लग गई उसके और ईजू के रिलेशनशिप के बारे में तो वो ईजू को नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से वो ईजू को ये सारी सच्चाई नहीं बताता। वो सोचता है एक बार वो उसके डैड के एक्सीडेंट के मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेट कर ले तो वो खुद ही आकर के ईजू को सब कुछ सच बता देगा। इसी उम्मीद में वो फ़िलहाल के लिए वहाँ से चले जाता है। अगले दिन शाम में ईजू नोटिस करती है कि अब भी लुयन उसके ऑफिस के नीचे उसका इंतज़ार कर रहा है। लुयन को ऑफिस से कॉल आता है, अर्जेंटली उसे वहाँ से जाना था, लेकिन वो नोटिस करता है कि हुआ यहाँ पर वापस से ईजू के लिए आया है। उसके लिए फ्लावर बुके वगैरह लेकर के वो आया हुआ है। जब वो ऑफिस में जाता है तो देखता है वो ईजू को हक कर रहा है और वो उन दोनों को गलत समझते हुए वहाँ से चले जाता है, पूरी चीज़ देखे बिना ही। जैसे ही वो यहाँ पर ईजू को हक किया था, ईजू उसे डांट करके खुद से अलग कर देती है और कहती है तुम्हें सीधी सी बात समझ में नहीं आती क्या? मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
और ना ही मैं तुमसे कभी शादी करने वाली थी। वो यहाँ पर ये कहता है मैं तुमसे इतना प्यार करता था कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, मैं तो चाहता भी नहीं था करना। देखो लोयन भी तुमसे झूठ बोल रहा था, अगर वो तुमसे प्यार करता तो वो तुम्हें अपनी असली आइडेंटिटी ज़रूर बताता, लेकिन ईजू उसकी कोई बकवास सुनने के लिए तैयार नहीं थी और वो वहाँ से उठ करके चली जाती है। इधर लोयन उस बंदे को पकड़ लेता है जो कि यहाँ पर ईजू की कंपनी में उसे धोखा दे रहा था और उसे सच उगलवा देता है। कुछ दिनों बाद जो भी ईजू के लिए पंगा होने वाला था, लोयन उसे क्लियर आउट करने का कोशिश कर रहा था ईजू के बिना पता चले ही। वहीं दूसरी तरफ ईजू अपने अंकल से मिलने के लिए जेल जाती है। उन्हें जल्दी ही मरने वाले थे तो वो सच बोल देते हैं कि असल में जो इंसान के बारे में तुम्हें बताया गया है वो झूठ है। वो इंसान तुम्हारे डैड को मारना नहीं चाह रहा था बल्कि तुम्हें बचाना चाह रहा था। वैसे तो मैंने उस इंसान को देखा नहीं था, लेकिन हाँ उसके हाथों पर वही एस का टैटू था। हो और उसकी फैमिली पर कभी भरोसा मत करना, वो लोग हमेशा ही तुम्हें हर्ट करना चाहते हैं। सामने से तो वो तुम्हारे लिए सही बनते हैं लेकिन हैं बहुत ही गलत। और हुओ ने मेरे बेटे को लेकर के मुझे ब्लैकमेल किया था, इसी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा था। वो ईजू को ये सारी बातें बताते हैं। अब ईजू ये सोचने लगती है कि वो लोयन को गलत समझ रही थी। उसे ऐसा लगा कि लोयन उसके डैड को मारना चाहता था 7 साल पहले, लेकिन वो तो उन्हें बचाना चाहता था स्ट्रेंजर होने के बावजूद। इधर जो वो के डैड थे वो उसे बहुत ही डांट लगाते हैं और कहते हैं जब मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ लोयन से दूर रहने के लिए तो तुमसे इतना सा काम क्यों नहीं होता है। तुम अपने साथ साथ मुझे भी ले डूबोगे। आज के बाद मेरी इजाज़त के खिलाफ कुछ भी नहीं होना चाहिए और वो ईजू से मिलने भी नहीं जाएगा मेरी इजाज़त के खिलाफ। ये कह के वो हुओ को वार्न करके वहाँ से चले जाते हैं। इधर ईज पैसे दे करके पता लगाने के लिए बोलती है। वहाँ पर उसे काफ़ी सारी चीज़ें हाथ लगती है। इधर दूसरी तरफ हुओ के डैड और जीजी अब साथ मिल करके काम कर रहे थे। दोनों का एक ही मोटिव तो था, लेकिन वो यहाँ पर ये दिखाता है कि वो लोयन को हर्ट नहीं करना चाहता है। उसे सिर्फ जीजी को ईजू को रास्ते से हटाने से मतलब है और जीजी भी यही समझ लेती है। इधर ईजू के माइंड में 90% चीज़ें क्लियर हो जाती है कि लोयन ने ही उसके डैड की जान बचाई थी। जैसे ही उसे वो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो सब कुछ छोड़ करके लोयन से मिलने के लिए जाना चाह रही थी। इधर जो लोयन था वो ईजू के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वो उसके डैड को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था। ईजू दूसरे टाउन गई हुई थी जिस समय 7 साल पहले वो केस हुआ था और वो और कुछ लोगों से मिल करके सच्चाई जानने का कोशिश करती है। तुम्हारे डैड को मारने का कोशिश किया जा रहा था और लोयन ने उसकी जान बचाई थी। ये बातें ये इंसान कंफर्म करता है, तब जा कर के ईजू को कंफर्मेशन होता है कि असल में लोयन को वो गलत समझ रही थी। लोयन उसके डैड की जान बचाना चाह रहा था। तभी लोयन यहाँ पर ईजू को ढूंढते हुए आ जाता है। कुछ गुंडे ईजू को मारने की कोशिश करते हैं, लोयन उसकी जान बचाता है। इस चक्कर में वो खुद भी इंजर्ड हो जाता है। ईजू यहाँ पे लोयन को गले से लगा लेती है और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। घर जा कर के लोयन का वो फर्स्ट एड करती है और कहती है तुमने मुझे पहली सारी बातें क्यों नहीं बताई कि तुम मेरे डैड की जान बचाना चाहते थे, ना कि उन्हें जान से मारना चाहते थे। लोयन कहता है क्योंकि मैं इन सब के पीछे कौन इंसान है वो जानना चाहता था। आ चुके थे दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। हालांकि ईजू को नहीं पता था उसका फ्यूचर आगे चल के क्या होने वाला है, लेकिन प्रेजेंट में वो लोयन के साथ काफ़ी खुश थी। एक और सच लोयन के फियोंसे वाला उसे नहीं पता था, लेकिन जो भी हो ईजू उसके साथ खुश तो थी। इधर दूसरी तरफ वो के डैड को पता चलता है कि वो लोग ईजू को हर्ट नहीं कर पाए क्योंकि लोयन बीच में आ गया था, तो वो उन पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है। जीजी कहती है चल अंकल, यहाँ पर ईजू को रास्ते से हटाना उतना भी मुश्किल नहीं है, पहले हम उसकी कंपनी बर्बाद करते हैं। उसके पास जो इन्फॉर्मेशन था वो इसका इस्तेमाल करना चाहती है। अगले दिन जिस प्रोजेक्ट पर जिस सीक्रेट दवा पर ईजू काम कर रही थी उसके खिलाफ गलत इन्फॉर्मेशन जीजी ने जो उस आदमी से निकलवाए थे उसे ले जा करके वो यहाँ पर सारे रिपोर्टर्स के सामने रख देती है। ये बातें यहाँ पर ईजू को पता चलता है। ईजू को जब ये बातें पता चलती है तो वो सोचती है कि वो इस मैटर को कैसे सॉर्ट आउट करे, क्योंकि इसके पीछे कौन कौन इंसान हो सकता है वो तो उसे धीरे धीरे पता चल रहा था। जो हुओ के डैड थे वो जीजी का इस्तेमाल कर रहे थे। ये बात हुओ को पता चल जाता है कि वो ईजू को भी हर्ट करना चाहते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने बदले के लिए, और हुओ ऐसा नहीं चाहता था।
ये जो यहाँ पर पहले तो अपना कंपनी का मैटर संभालती है, क्योंकि वो यहाँ पर अभी अपने सीईओ का पोजीशन नहीं छोड़ना चाहती थी। जीजी और वो के डैड दोनों ही यहाँ पर आ जाते हैं और वो दोनों अपने फ़ायदे का बात कर रहे थे और ईजू को कंपनी के सीईओ के पोजीशन से हटने के लिए बोल रहे थे। लोयन और रीजू मिलकर के फ़िलहाल उस कंपनी के प्रॉब्लम को संभालते हैं। जीजी के डैड उसे कॉल करके बहुत ही डांट लगाते हैं, क्योंकि वो गलत इंसान से पंगा लेने चली थी और अब उसे इस बात का अंदाज़ा तो हो ही चुका था। लोयन ईजू के सपोर्ट में है और कोई उसे हर्ट कर दे ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ये जो सीईओ का पोजीशन वाला मैटर था वो सॉर्ट आउट हो जाता है, लेकिन ईजू को पता चलता है कि वो लोयन की फियोंसे थी। तो वो इस बात को लेकर के उससे थोड़ा गुस्सा करने लगती है कि उसने वापस से इतना उसके फियोंसे है और उससे उसकी शादी होने वाली थी। लोयन उसे कहता है उसकी फैमिली चाहती थी लोयन से जीजी का शादी कराना और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था उससे शादी करना, वरना अब तक वो जीजी से शादी क्यों नहीं करता। उसे ईजू से प्यार है क्योंकि ईजू ने उस रात उसकी जान बचाई थी और जब उसने उसकी बॉडी पर वो बर्थ मार्क देखा तो ही वो उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार था। इधर वो सोच रहा था कि उसे अपने डैड के खिलाफ ईजू को सबूत देना चाहिए या नहीं। उसे लोयन और ईजू के रिलेशनशिप के बारे में भी पता चल चुका था। अब वो कन्फ्यूजन में था कि उसे क्या करना चाहिए, अपने डैड के खिलाफ जा कर के ईजू को सबूत देना चाहिए या नहीं। अगले दिन हिम्मत करके वो ईजू से मिलने के लिए जाता है। अपना प्यार प्रूव करने के लिए वो अपने डैड के खिलाफ ईजू को सबूत दे देता है। वो कहता है इससे ज़्यादा अपनी सिंसियरिटी और मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता हूँ। आई होप तुम कभी लाइफ में मुड़ करके एक बार मेरे पास ज़रूर आना। अब तक के लिए मैं इतना ही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ लोयन को ये बात पता नहीं था। वो अब अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहा था ईजू के लिए। वो काफ़ी सारे सबूत जमा कर रहा था जो कि वो उसे थोड़ी ही टाइम में देने वाला था। इधर वो के डैड को भी कहीं ना कहीं से अंदाज़ा लग गया था कि उनके खिलाफ का सबूत 7 साल पहले जो वो ईजू के डैड के साथ करना चाहते थे, उन्हें रास्ते से हटाने के लिए वो सबका सबूत लोयन के पास लग गया है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो ईजू को किडनैप करवा लेते हैं। ये बात लोयन और हू को पता चल जाता है। जैसे ही उन्हें ये बात पता चलता है वो लोग जल्दी ही ईजू को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंचते हैं। ईजू की आंख खुलती है, सामने हू के डैड थे। वो कह रहे होते हैं देख बहन, मैं तुझे वैसे भी मारना नहीं चाहता था, लेकिन अपने डैड की तरह ईमानदार बनेगी तो मारी ही जाएगी। मैं कह रहा था थोड़ी दवाओं का हेर फेर करके हम करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे डैड तो बिल्कुल सीधे इंसान थे और उन्हें ऐसा नहीं करना था। इसी वजह से मैंने उन्हें रस मिलने थे। हम लोग एक और मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।